अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तानी अदाकार हमजा अली अब्बासी ने कहा है कि बेशक अल्लाह हक है, नवाज शरीफ को कौम से झूठ बोलने की सज़ा मिल गई। तफसीलात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद जहाँ सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने ख्यालात का इजहार किया, वहीं शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार भी किसी से पीछे न रहे। प्यारे अफजल से शोहरत पाने वाले हमजा अली अब्बासी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा कि बेशक अल्लाह हक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को करप्शन करने और झूठ बोलने पर नाअहल करार दे दिया। इसके अलावा एक और ट्वीट में हमजा अली अब्बासी ने कहा कि पनामा फैसला आने और नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद अब इंशाअल्लाह जरदारी की बारी है। बॉलीवुड को अपने शहर में जकड़ने वाली पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि पनामा फैसले पर पाकिस्तानियों को इंसाफ मुबारक हो। इसके अलावा मामरा हुसैन ने ये कहा कि अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया और इमरान खान ने अपना काम मुकम्मल किया। पनामा फैसले के बाद एहतसाब की अब ज़रूरत है। जी नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। चाय किस किस को नहीं पसंद, सबको पसंद है, मुझे पसंद है। चाय सर्दियों या गर्मी चाय पीना लाज़िम व मलज़ूम होता है। अच्छा, चाय दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है जो दुनिया के हर खित्ते में अलग-अलग तरीके से तैयार और इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, ये मशरूब दुनिया भर में कॉफ़ी से भी ज़्यादा मकबूल है और चाय का असल खित्ता चीन का जुनूब मगरबी इलाका है, जहाँ हर सालाना 1.6 अरब पाउंड चाय पी जाती है। ताम फीफर्द चाय पीने जाने के हिसाब से तुर्की, आयरलैंड और बरतानिया सबसे आगे हैं, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय के शौकीन लोग पाए जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं चाय दरियाफ्त कैसे हुई। चाय की दरियाफ्त का सहरा एक चीनी किसान शिनोंग के सर जाता है, जो चीनी अकायद के मुताबिक ज़राअत का बानी है। अपने एक मजहबी सफ़र के दौरान उसने गलती से जहर से भरी एक जड़ी बूटी 72 बार खा ली, जिसके बाद वो मरने के करीब पहुंच गया। उसी वक्त एक पत्ता हवा में उड़ता हुआ शिनोंग के मुंह में चला गया और शिनोंग ने इस पत्ते को चबा लिया और इस पत्ते ने इसे मरने से बचा लिया। यही पत्ती जो उसके मुंह में आई थी उड़कर, चाय का पत्ता था जो आगे चलकर दुनिया की मकबूल तरीन मशरूब की हैसियत इख्तियार कर गया। गो के चाय किसी भी जहर का तरियाक नहीं है, लेकिन शिनोंग की इस कहानी के बायस जिसे मौरखीन एक दास्तान भी करार देते हैं। चाय चीनी मजहबी अकायद और रिवायात में एक अहम दर्जा रखती है। माहिरीन ने आसार कदीमा के मुताबिक चाय की पहली काश्त इसी खित्ते में तकरीबन 6000 साल कबल की गई थी और इस वक्त मिस्र के फ़राइन को अहराम मिस्र तामीर करने में भी अभी 1500 साल का अरसा बाकी था। नाज़रीन, चाय का इब्तदाई नाम, इसके बारे में अगर बात की जाए तो चाय को इब्तदा में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कहीं इस पूरे खित्ते को बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल किया जाता था और कहीं इसे गंदम के दानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। खाने से मशरूब की हैसियत चाय ने सिर्फ 1500 साल कबल इख्तियार की, जब किसी ने हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि हरारत और नमी के ज़रिए इन पत्तों से नहायत ज़ायकेदार मशरूब तैयार किया जा सकता है। चाय के मुख्तलिफ इस्तेमालात के तवील इर्तिक़ा के बाद बिलाखिर गर्म चाय ने मशरूब की स्टैंडर्ड हैसियत इख्तियार कर ली। इस वक्त चाय के बहुत सारे पत्ते लेकर उन्हें पीस कर पाउडर की शक्ल देने के बाद गर्म पानी में मिलाया जाता था, जिसके इब्तदाई नाम मोचा या मेचा था। ये मशरूब चीन में नहायत तेज़ी से मकबूल हो गया। बहुत जल्द इसका तज़किरा चीनी अरब और शायरी में भी किया जाने लगा, जबकि ये बादशाहों की पसंदीदा शय बन गया। इस वक्त चीनी फ़नकारों ने चाय की सतह पर नक्शो निगारी भी अंजाम दी और इसे आज के ज़माने की जदीद कॉफ़ी आर्ट की इब्तदाई शक्ल भी कहा जा सकता है। ये वो दौर था जब रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की तजारत ने चीनी को अहम तिजारती ताकत बना रखा था और बहुत जल्द इन दो अशिया के साथ चाय भी चीन की अहम तिजारती शय बन गई और बड़े पैमाने पर चीन से उसे ख़रीदा जाने लगा। नाज़रीन, चाय का गैर मुल्की सफ़र कहाँ से आगाज़ हुआ, इख्तिताम कहाँ पर हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक चाय सिर्फ चीन में उगाई जाती थी और चंद एक ममालिक उसे चीन से ख़रीदा करते थे। 9वीं सदी में जब चीन पर तंग खानवादे की हुकूमत थी, एक जापानी राहब इस पूरे खत्ते को बतौर तोहफ़ा चीन से जापान लेकर आया। इसके बाद जापान में चाय की मकबूलियत का दौर शुरू हो गया। 16वीं सदी में डच ताजर चाय की बड़ी मकदार यूरोप लेकर आया और यहाँ से चाय की मकबूलियत का नया दौर शुरू हुआ।
برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا صحرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر پر ہے، اور کیتھرائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جس نے 1661 میں شہنشاہ چارلز دوئم سے شادی کی۔ سن 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی دیگر ممالک پر اپنا نو آبادیاتی تسلط قائم کر دیا تھا، اور اسی تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ سن 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زیادہ فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اسی دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی، اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ناظرین، چائے وجہ تنازع کب بنی؟ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا، اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد اس تجارتی تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے، اور چین افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگا۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ اقدام دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کے آغاز کا باعث بن گیا۔ سن 1842 میں کنگ خانوادے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی۔ چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھیں، اور اس جنگ نے چین کی معاشی حیثیت کو خاصا متاثر کیا۔ پھر بات کرتے ہیں چائے کی اسمگلنگ کے بارے میں۔ برِ صغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے خود اسے اگانا چاہتی تھی، اور اس مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چرا کر لے آئیں۔ رابرٹ اپنا بحروپ بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والا پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں سے اس نے چائے کے پودوں کو بھارت کے علاقے دارجلنگ میں اسمگل کیا۔ بعد ازاں دارجلنگ میں بھی مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا۔ ترکی کی میٹھی رائس چائے سے لے کر نمکین تپتن مکھن والی چائے تک یہ مشروب دنیا بھر میں بے پناہ مقبول ہے، اور روزانہ اس کا استعمال زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دنیا کا ہر علاقہ اسے اپنی روایات کے مطابق تیار اور استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے، تاہم چائے کے جسم اور دماغ کو تازہ کرنے اور فرحت بخش احساس دلانے کی خاصیت یکساں ہے۔ ناظرین، اردو پوائنٹس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔